हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओवरकम नेगेटिव थॉट्स बाय मैडी बोमन बुक के बारे में। अभिषेक एक 32 साल का आम आदमी था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन दिल से एक सोचा विचारा इंसान। उसकी जिंदगी में हर चीज सही दिखती थी। एक ठीक ठाक नौकरी, एक छोटा लेकिन सुकून भरा घर और दोस्तों का साथ। लेकिन इन सब के बावजूद अभिषेक का मन अक्सर बेचैन रहता। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी सोचों का एक अलग ही खेल चल रहा हो, जहां नेगेटिव थॉट्स हर बार जीतते। अभिषेक ने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, अरे इतना टेंशन मत ले, ये सब नॉर्मल है। लेकिन मन था कि मानता नहीं था। हर छोटी बात उसे अंदर से काटने लगती। कोई छोटा सा ऑफिस का मिस्टेक हो या किसी दोस्त का जवाब न देना, उसकी सोच तुरंत वर्स्ट केस सिनारियो तक पहुंच जाती। शायद मैं वाकई में किसी काम का नहीं हूं, शायद लोग मुझे इग्नोर करते हैं, शायद मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। एक दिन अभिषेक ऑफिस से लौट रहा था। मेट्रो के सफर में उसने अपने फोन में एमलेसली स्क्रॉल करना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक बुक के नाम पर पड़ी, ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, सिंपल स्ट्रेटजीज टू डिफीट नेगेटिव थिंकिंग एंड इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ बाय मैडी बोमन। टाइटल ने उसे खींच लिया। अभिषेक को लगा शायद यही वो चीज है जिसकी उसे जरूरत है। अभिषेक ने तुरंत उस किताब को ऑर्डर कर दिया। अगले दिन डिलीवरी आई और उसने शाम को चाय के साथ पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला लेसन था रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। रात थी, मौसम हल्की ठंड का था। खिड़की से आती हवा में एक सुकून था, लेकिन अभिषेक का ध्यान पूरी तरह किताब पर था। मैडी बोमन ने लिखा था कि नेगेटिव थॉट्स को हराने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। पहले आपको समझना होगा कि ये थॉट्स कब और कैसे आपके दिमाग में आते हैं। उसके बाद आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। अभिषेक ने सोचा, ठीक है, मान लिया कि अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन ये चैलेंज कैसे करूं? किताब ने उसे धीरे धीरे इसका जवाब दिया। मैडी ने लिखा था कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछो, क्या ये वाकई सच है? क्या इसके लिए कोई सबूत है? और अगर नहीं है तो इसे क्यों माने? अभिषेक ने इसे प्रैक्टिकली ट्राई करने की ठानी। अगले दिन ऑफिस में उसकी टीम मीटिंग चल रही थी। प्रेजेंटेशन के दौरान अभिषेक से एक डेटा पॉइंट मिस हो गया। बॉस ने हल्का सा टोक दिया, अभिषेक इसे ध्यान में रखना चाहिए था। मीटिंग खत्म हुई और अभिषेक की सोच शुरू, यार ये क्या किया मैंने? सबको लग रहा होगा कि मैं कितना केयरलेस हूं। बॉस भी अब मुझसे खुश नहीं होंगे, कहीं नौकरी ना चली जाए। फिर उसे रात को पढ़ी हुई किताब याद आई। उसने खुद को रोका और सोचने लगा, ठीक है, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सबको सच में ऐसा लगता होगा कि मैं केयरलेस हूं? उसने टीम के एक साथी से कैजुअली पूछा, यार मीटिंग में मैंने जो मिस किया वो बड़ा इशू तो नहीं था ना? साथी ने हंसकर कहा, अरे नहीं यार, ऐसा तो हर किसी से होता है। तुमने बाकी प्रेजेंटेशन अच्छा किया था, डोंट ओवर थिंक। अभिषेक को लगा जैसे किसी ने उसकी सोच पर ब्रेक लगा दिया हो। उसने खुद से पूछा, क्या मेरे बॉस ने कहा कि मैं खराब एम्प्लॉई हूं? क्या मेरी नौकरी खतरे में है? जवाब साफ था, नहीं। रात को घर आकर अभिषेक ने एक डायरी निकाली और अपने दिन भर के थॉट्स लिखे। उसने लिखा कि कब कब नेगेटिव थॉट्स आए और उसने उन्हें कैसे टैकल किया। मैडी ने किताब में लिखा था कि यह प्रोसेस बार बार दोहराने से ही आदत बनेगी। धीरे धीरे अभिषेक ने यह टेक्निक और भी जगह अप्लाई करनी शुरू की। एक बार उसने अपने दोस्त अमित को कॉल किया, लेकिन अमित ने फोन नहीं उठाया। पहले अभिषेक सोचता, अमित मुझसे नाराज होगा, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं पक्का कह सकता हूं कि अमित नाराज है? क्या हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो? बाद में अमित ने खुद कॉल करके बताया कि वो जिम में था। अभिषेक मुस्कुरा दिया। अभिषेक को अब लगने लगा कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उसके लिए एक गाइड बन रही थी। उसने महसूस किया कि नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें चुनौती देना वाकई पावरफुल है। लेकिन यह सफर अभी शुरू हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभिषेक की डायरी मोटी होती गई। उसने हर दिन के छोटे छोटे अनुभव लिखे, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि यह सब इतना आसान नहीं है। कभी कभी उसकी पुरानी आदतें वापस आ जाती, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा अवेयर था। उसने समझ लिया था कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। एक दिन
उसने सोचा कि वो अपने इस बदलाव के बारे में किसी से बात करे, लेकिन किससे? दोस्तों को लगता कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। परिवार को ये सब बातें समझाना मुश्किल था। उसने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ने की सोची, शायद वहां से उसे और क्लैरिटी मिले। अभिषेक के सफर का ये बस पहला कदम था। वो जानता था कि ये कहानी अभी बहुत लंबी है। उसने डायरी बंद की, एक लंबी सांस ली और सोचा, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या सीखने को मिलेगा। अभिषेक ने किताब का पहला लेसन तो जैसे तैसे समझ लिया था, लेकिन वो जानता था कि ये जंग लंबी है। नेगेटिव थॉट्स बार बार उसके दिमाग में दस्तक देते और हर बार उन्हें रिकॉग्नाइज करना और चैलेंज करना मुश्किल लगता। उसे लगा कि शायद उसे और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। एक अभिषेकवार की सुबह अभिषेक ने अपना रूटीन बदलने की सोची। उसने जल्दी उठकर चाय बनाई और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठकर किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। दूसरा लेसन था इम्प्लीमेंट अ 3 स्टेप मेथड। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब में मैडी बोमन ने 3 आसान स्टेप्स बताए थे, आइडेंटिफाई, चैलेंज, रिप्लेस। अभिषेक को ये स्टेप्स बड़े सिंपल लगे, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या ये वाकई काम करेंगे? उसने सोचा कि जब तक इसे आजमाएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। उस दिन अभिषेक ने एक नई डायरी खोली। उसने पहला पेज इस 3 स्टेप मेथड को समझने और इसे प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेट किया। उसने हर स्टेप को अंडरलाइन किया और खुद से वादा किया कि वो इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। अभिषेक ने सोचा कि सबसे पहले तो उसे यह समझना होगा कि नेगेटिव थॉट्स कब और कैसे आते हैं। उसने किताब में पढ़ा था कि नेगेटिव थॉट्स अचानक दिमाग में घुस जाते हैं बिना किसी चेतावनी के। अगले दिन ऑफिस में अभिषेक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि उसकी रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने होंगे। अभिषेक के दिमाग में तुरंत एक नेगेटिव थॉट आया, यार मैंने फिर से गलती कर दी, मैं कभी कुछ सही नहीं कर पाता। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। अच्छा, ये मेरा नेगेटिव थॉट है, इसे पहले आइडेंटिफाई करना है। उसने डायरी निकाली और उस थॉट को लिख लिया, मैंने फिर से गलती कर दी, मैं कभी कुछ सही नहीं कर पाता। स्टेप 2, चैलेंज। अब बारी थी इस थॉट को चैलेंज करने की। अभिषेक ने किताब में पढ़ा था कि चैलेंज करने का मतलब है उस थॉट की सच्चाई पर सवाल उठाना। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई मेरी रिपोर्ट इतनी खराब थी? क्या इसका मतलब है कि मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता? फिर उसने ईमेल को फिर से पढ़ा। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि कुछ सुधार करने हैं। कोई शिकायत नहीं थी, कोई हार्श शब्द नहीं थे। उसने सोचा, क्या हो सकता है कि ये एक नॉर्मल फीडबैक हो जो सबको मिलता है? अभिषेक को एहसास हुआ कि उसका थॉट ओवर रिएक्शन था। उसने अपने थॉट्स को एक एक करके क्वेश्चन किया। क्या बॉस ने मुझे कभी कहा कि मैं हमेशा गलत करता हूं? नहीं। क्या हर किसी की रिपोर्ट में कभी कभी सुधार नहीं होते? हाँ, होते हैं। तो फिर मैं इसे इतना बड़ा क्यों बना रहा हूं? स्टेप 3, रिप्लेस। अब आखिरी और सबसे अहम स्टेप था उस नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव या न्यूट्रल थॉट से रिप्लेस करना। अभिषेक ने डायरी में लिखा, हाँ, मेरी रिपोर्ट में सुधार की जरूरत थी, लेकिन यह सीखने का मौका है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं खराब हूं। यह पहला मौका था जब अभिषेक ने तीनों स्टेप्स को एक साथ इस्तेमाल किया। उसे लगा जैसे उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करने का कोई नया तरीका सीख लिया हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अगले कुछ दिनों में अभिषेक ने इस मेथड को बार बार आजमाया। एक बार उसने एक दोस्त को मूवी का प्लान बताया, लेकिन दोस्त ने कहा कि वो बिजी है। पहले अभिषेक सोचता शायद वो मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन इस बार उसने 3 स्टेप मेथड अप्लाई किया। आइडेंटिफाई, मेरा थॉट है कि दोस्त मुझे अवॉइड कर रहा है। चैलेंज, क्या उसने सच में ऐसा कुछ कहा? क्या हो सकता है कि वो जेन्युइनली बिजी हो? रिप्लेस, शायद वो आज व्यस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती कमजोर हो रही है। अभिषेक ने नोट किया कि इन स्टेप्स को बार बार करने से उसकी सोचने की आदतें बदलने लगीं। डिफिकल्ट सिचुएशंस, हालांकि हर बार यह आसान नहीं होता था।
एक बार ऑफिस में उसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी। उसे लगा, मैं इसे पूरी तरह से खराब कर दूंगा, सब मुझ पर हंसेंगे। उसने आइडेंटिफाई किया, चैलेंज किया, लेकिन रिप्लेस करना मुश्किल हो गया। उसने किताब का वो हिस्सा फिर से पढ़ा। मैडी ने लिखा था कि रिप्लेस करने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाएं। अभिषेक ने खुद से कहा, मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत की है। हो सकता है कि सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा। प्रेजेंटेशन ठीक ठाक हुआ, न कोई बड़ी तारीफ मिली, न कोई बड़ी शिकायत, लेकिन अभिषेक को खुद पर गर्व हुआ कि उसने अपने डर को काबू में किया। स्मॉल विंस। अभिषेक ने महसूस किया कि हर बार वो इस मेथड को यूज करता, उसे एक छोटी जीत मिलती। धीरे धीरे उसकी डायरी भरने लगी। उसने हर नेगेटिव थॉट को लिखने, चैलेंज करने और रिप्लेस करने की आदत बना ली। एक दिन उसने सोचा कि इस मेथड को दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। उसने अपने दोस्त अमित से बात की। अमित ने कहा, यार ये तो बड़ी बढ़िया बात है, मैं भी कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाता हूं, तू ये मेथड मुझे सिखा दे। अभिषेक को खुशी हुई कि जो चीज उसकी मदद कर रही थी वो दूसरों की भी मदद कर सकती है। अभिषेक के लिए ये 3 स्टेप्स सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक नया नजरिया बन चुके थे। उसने समझ लिया था कि नेगेटिव थॉट्स को बदलने के लिए पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन एक बार ये आदत बन जाए तो जिंदगी में पॉजिटिविटी खुद ब खुद आने लगती है। कहानी अभी बाकी थी। अभिषेक को किताब के अगले लेसन्स का इंतजार था, लेकिन वो जानता था कि जो भी सीखेगा उसे अपने जीवन में उतारेगा। उसने डायरी बंद की, मुस्कुराया और सोचा, चलो अब अगले दिन को कुछ और बेहतर बनाते हैं। अभिषेक ने जैसे जैसे ओवरकम नेगेटिव थॉट्स को पढ़ना जारी रखा, उसे महसूस हुआ कि यह किताब सिर्फ उसकी सोच नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बदल रही थी। पहला लेसन, नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें चुनौती देना, उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुका था। 3 स्टेप मेथड ने उसे एक फ्रेमवर्क दिया जिससे वो नेगेटिविटी को टैकल कर सकता था। लेकिन अभिषेक को एहसास हुआ कि उसकी सोच में पॉजिटिविटी की कमी अभी भी थी। अगली शाम उसने किताब का 3रा लेसन पढ़ने का फैसला किया। यह चैप्टर था डेली प्रैक्टिसेस। इसमें मैडी बोमन ने समझाया था कि अगर आप पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए डेली प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। उसने 3 की प्रैक्टिसेस बताई थी, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस और पॉजिटिव एफर्मेशंस। अभिषेक ने सोचा, यार ये सब बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन क्या सच में काम करता है? उसे याद आया कि जब उसने 3 चरण मेथड अपनाया था तब भी उसे शक था, लेकिन वो मेथड काम कर गया। उसने सोचा, चलो एक बार इसे भी ट्राई करके देखते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अगले दिन अभिषेक ने एक नई डायरी खरीदी। इस बार उसने इसे ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाने का फैसला किया। मैडी ने लिखा था कि हर दिन सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह आदत आपके दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना सिखाती है। पहली रात अभिषेक ने डायरी खोली, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी खास नहीं आ रहा था। उसे लगा, मेरे पास लिखने लायक कुछ भी नहीं है, आज तो सारा दिन बस ऐसा ही निकला। फिर उसने किताब में पढ़ा था कि ग्रैटिट्यूड छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। उसने लिखा, वट, आज सुबह की चाय बहुत अच्छी बनी थी। 2, मेट्रो में मुझे सीट मिल गई। 3, मेरे दोस्त अमित ने फोन पर मुझसे मस्ती भरी बातें की। लिखने के बाद अभिषेक को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। अगले कुछ दिनों में उसने ये आदत जारी रखी। कभी उसने लिखा कि उसका पसंदीदा गाना रेडियो पर आया, तो कभी लिखा कि उसने ऑफिस का एक टास्क समय पर पूरा कर लिया। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ने उसे सिखाया कि छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना कितना जरूरी है। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। मैडी ने अपने लेसन में माइंडफुलनेस की भी बात की थी। अभिषेक ने इसे कुछ मुश्किल समझा। उसने सुना था कि माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। किताब में एक सिंपल एक्सरसाइज लिखी थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैडी ने लिखा था कि हर दिन 5 मिनट के लिए आराम से बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। अभिषेक ने पहली बार इसे करने की कोशिश की। उसने अपने कमरे में लाइट धीमी कर दी, एक आरामदायक जगह चुनी और अपनी सांसों पर
ध्यान देना शुरू किया। शुरू में उसका दिमाग इधर उधर भागने लगा। कल ऑफिस में क्या करना है, क्या ग्रोसरीज खत्म हो गई हैं? लेकिन मैडी ने लिखा था कि जब भी ऐसा हो, अपने ध्यान को धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर लाओ। 5 मिनट बाद अभिषेक को लगा जैसे उसका दिमाग कुछ हल्का हो गया हो। उसने सोचा, यार ये तो मेडिटेशन जैसा लगता है। अगले कुछ दिनों तक उसने इस प्रैक्टिस को जारी रखा। उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस उसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखा रहा है, बिना जजमेंट के। एक दिन ऑफिस में जब उसका मूड खराब था तो उसने चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। उसने पाया कि वो शांत महसूस कर रहा था और उसका इरिटेशन कम हो गया था। अभिषेक को एहसास हुआ कि माइंडफुलनेस सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि स्ट्रेस को हैंडल करने का एक पावरफुल टूल है। पॉजिटिव एफर्मेशंस। तीसरी प्रैक्टिस थी पॉजिटिव एफर्मेशंस। मैडी ने लिखा था कि जैसे जैसे हम खुद से बात करते हैं, वैसे ही हमारी सोच बनती है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें कहें तो आपका कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म बढ़ता है। अभिषेक को यह कुछ ऑकवर्ड लगा। उसने सोचा, मैं खुद से बातें कैसे कर सकता हूं? क्या यह अजीब नहीं है? लेकिन मैडी ने लिखा था कि शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा। अभिषेक ने कुछ एफर्मेशंस लिखे। 1, मैं चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूं। 2, मैं सीखने और ग्रो करने की क्षमता रखता हूं। 3, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। महसूस किया कि ये एफर्मेशंस उसकी सोच में सटल बदलाव ला रहे थे। जब भी उसे कोई मुश्किल लगती तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली एफर्मेशंस गूंजने लगते। कंसिस्टेंसी इज द की। अभिषेक ने समझ लिया था कि ये प्रैक्टिसेस तभी असर करेंगी जब वो इन्हें रोजाना अपनाएगा। उसने एक सिंपल स्केड्यूल बनाया। सुबह एफर्मेशंस बोलना, दिन में कम से कम 1 माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, रात को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। कुछ हफ्तों के बाद अभिषेक को महसूस हुआ कि उसकी सोच पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो रही थी। वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगा था। नेगेटिव थॉट्स आते तो थे, लेकिन अब उनका असर कम हो गया था। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। एक दिन ऑफिस में उसका एक जूनियर परेशान दिख रहा था। अभिषेक ने उससे पूछा, क्या हुआ? जूनियर ने कहा, यार मुझे लगता है मैं ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा, सब मुझसे बेहतर है। अभिषेक को जैसे अपना पुराना समय याद आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देख मैं तुझे एक तरीका बताता हूं। तू हर दिन 3 अच्छी चीजें लिख, छोटी ही सही, लेकिन लिख, और खुद से पॉजिटिव बातें कर। यह आदत तुझे बड़ा फायदा देगी। जूनियर ने कहा, यह सब सच में काम करता है? अभिषेक ने जवाब दिया, यार मैंने खुद ट्राई किया है, तू भी करके देख। अभिषेक को अब समझ आ रहा था कि ये प्रैक्टिसेस सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कितनी इम्पैक्टफुल हो सकती हैं। अगला कदम। अभिषेक के लिए ये प्रैक्टिसेस अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि इस सफर में और भी सीखने को मिलेगा। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का इंतजार किया, ये सोचते हुए कि पॉजिटिविटी की ये यात्रा उसे और कहां ले जाएगी। उसने डायरी बंद की, एफर्मेशंस को दोहराया और ग्रैटिट्यूड के साथ दिन खत्म किया। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। अभिषेक की जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे आने लगा था। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव एफर्मेशंस ने उसकी सोच में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उसने महसूस किया कि इन आदतों ने उसकी दिनचर्या को सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं किया, बल्कि उसके अंदर पॉजिटिविटी का एक बीज भी बो दिया था। लेकिन अभिषेक को अभी भी एक चीज खटकती थी। वो खुद को लेकर बेहद कठोर था। छोटी छोटी गलतियों पर भी वो खुद को बुरी तरह से कोसता। जब भी कोई सेटबैक आता तो वो खुद को ब्लेम करने लगता। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी सारी परेशानियों की जड़ वही है। एक रात ग्रैटिट्यूड जर्नल भरने के बाद उसने किताब का अगला लेसन पढ़ने का फैसला किया। अगला चैप्टर था बिल्ड रेजिलियंस थ्रू सेल्फ कंपैशन। मैडी बोमन ने लिखा था कि नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ क्रिटिसिज्म के बीच गहरा संबंध होता है। अगर आप खुद से कठोरता से पेश आते हैं तो रेजिलियंस, मुश्किलों से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु होना
सीख लें तो आप मुश्किल हालात में भी संभल सकते हैं। अभिषेक को ये कॉन्सेप्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगा। उसने सोचा, सेल्फ कंपैशन, इसका मतलब क्या है? क्या मैं खुद को माफ कर दूं जब मैं कोई गलती करूं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं केयरलेस हो जाऊं। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कंपैशन। मैडी ने किताब में सेल्फ कंपैशन को 3 हिस्सों में बांटा था। 1, सेल्फ काइंडनेस, अपने प्रति दयालु होना, खुद को वही समझाना जो आप किसी दोस्त को समझाते। 2, कॉमन ह्यूमैनिटी, ये समझना कि गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। 3, माइंडफुलनेस, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना बिना जजमेंट के। अभिषेक को पहली बात समझ में आ गई। उसने सोचा, जब मेरा दोस्त अमित कोई गलती करता है तो मैं उसे कभी हार्शली जज नहीं करता, मैं उसे समझाता हूं। लेकिन जब मैं गलती करता हूं तो खुद को बुरी तरह से डांटता हूं। क्या यह सही है? अप्लाइंग सेल्फ कंपैशन इन डेली लाइफ। अगले दिन ऑफिस में अभिषेक ने एक छोटी सी गलती कर दी। उसने एक ईमेल भेजते वक्त एक डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल गया। जैसे ही उसे ये बात समझ में आई, उसका मन नेगेटिव थॉट्स से भर गया। यार, मैं हमेशा ये छोटी छोटी गलतियां करता हूं, मुझे कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। लेकिन इस बार उसने किताब में पढ़ी बातों को याद किया। उसने खुद से कहा, रुको, ये वही मौका है जब मुझे सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टेप 1, सेल्फ काइंडनेस। अभिषेक ने खुद से कहा, ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। उसने सोचा, अगर अमित ने ये गलती की होती तो क्या मैं उसे कहता कि वो बेकार है? नहीं, मैं उसे समझाता कि ये इंसानी फितरत है। तो फिर मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? उसने तुरंत एक फॉलोअप ईमेल भेजा और डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। स्टेप 2, सामान्य मानवता। अभिषेक ने किताब में पढ़ा था कि सेल्फ कंपैशन में यह समझना भी शामिल है कि गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। उसने खुद से पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो कभी मिस्टेक्स नहीं करता? नहीं, तो फिर मैं खुद को इतना कठोर क्यों जज कर रहा हूं? उसने महसूस किया कि उसकी गलती एक सामान्य घटना थी, न कि कोई असामान्य बात। यह सोच उसे एक तरह की राहत देने लगी। अभिषेक ने अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दिया। वो गिल्ट महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार उसने उस गिल्ट को दबाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने आप से कहा, हाँ, मुझे गिल्ट हो रहा है और ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा इंसान हूं, यह सिर्फ एक एहसास है जो कुछ देर में गुजर जाएगा। उसने महसूस किया कि जब उसने अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट किया तो वो और ज्यादा काल्म हो गया। द शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। अगले कुछ दिनों में अभिषेक ने सेल्फ कंपैशन को बार बार प्रैक्टिस किया। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे डांटा कि वो घर के कामों में मदद नहीं करता। पहले वो डिफेंसिव हो जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को समझाया, ठीक है, मैं मदद नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक खराब बेटा हूं। मैं इन कोशिश कर सकता हूं कि अगली बार ऐसा ना हो। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंपैशन का मतलब था खुद के साथ वही काइंडनेस रखना जो वो अपने करीबियों के लिए महसूस करता था। बिल्डिंग रेजिलियंस। मैडी ने लिखा था कि सेल्फ कंपैशन रेजिलियंस को मजबूत करता है। अभिषेक ने इसे धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया। जब भी कोई सेटबैक आता तो वो पहले की तरह हार मानने के बजाय खुद को मोटिवेट करता। एक दिन ऑफिस में उसकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो गई। पहले वो पूरी तरह से टूट जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, यह प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं इससे सीख सकता हूं। हर सेटबैक एक चांस है ग्रो करने का। उसने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया, उनसे सीखा और अगली प्रेजेंटेशन के लिए बेहतर तैयारी की। फॉरगिविंग योरसेल्फ। सेल्फ कंपैशन ने अभिषेक को एक और बड़ी सीख दी, खुद को माफ करना। उसने सोचा, जब मैं दूसरों को माफ कर सकता हूं तो खुद को क्यों नहीं। उसने अपने पुराने मिस्टेक्स के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट देने का फैसला किया। क्रिएटिंग अ सेल्फ कंपैशन रूटीन। अभिषेक ने अपनी रोजमर्रा की आदतों में सेल्फ कंपैशन को शामिल कर लिया। उसने एक नया रिचुअल शुरू किया। पहला दिन खत्म होने पर वो अपनी एक ऐसी गलती लिखता जिसे वो खुद को माफ कर सके। दूसरा, उसने अफर्मेशंस में एक नई लाइन जोड़ी, मैं इंसान हूं और गलतियां करना मेरा हक है। तीसरा, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करते वक्त वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता,
बिना खुद को जज किए। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी रेजिलियंस पहले से कई गुना बढ़ गई है। हेल्पिंग अदर्स, लर्न सेल्फ कंपैशन। एक दिन उसके दोस्त अमित ने उससे कहा, यार मैं अपनी गलती को लेकर बहुत परेशान हूं, लगता है सब मुझसे नाराज हैं। अभिषेक ने उसे समझाया, अमित तू खुद से ऐसे बात कर जैसे तू अपने किसी दोस्त से करता। खुद पर इतना कठोर मत बन, गलतियां करना तेरा हक है। अमित ने उसकी बात मानी और उसे महसूस हुआ कि अभिषेक की ये नई सोच कितनी पावरफुल थी। अभिषेक को अब समझ आने लगा था कि सेल्फ कंपैशन ने सिर्फ उसकी रेजिलियंस नहीं बढ़ाई, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया। उसने सोचा, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जरूरी है। अगर हम खुद से काइंडनेस के साथ पेश आएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अभिषेक ने किताब का अगला लेसन पढ़ने का मन बनाया, ये सोचते हुए कि आगे और क्या सीखने को मिलेगा। उसने डायरी बंद की, एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, मैं सीख रहा हूं और यह सबसे बड़ी जीत है। अभिषेक के लिए जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने किताब के हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारा था। नेगेटिव थॉट्स को पहचानने और चुनौती देने से लेकर डेली प्रैक्टिसेस और सेल्फ कंपैशन तक हर कदम ने उसे बेहतर इंसान बनने की राह पर डाल दिया था। लेकिन अभिषेक को अब भी ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। अक्सर जब वो अकेला होता तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग फिर से उभरने लगती। वो सोचता, क्या मेरी मेहनत सच में काफी है? क्या मैं वाकई बदल रहा हूं? ये सवाल उसे परेशान करते। एक शाम जब उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने का फैसला किया तो उसे लगा जैसे मैडी बोमन उसकी सोच को समझ चुकी थी। चैप्टर का टाइटल था सीक सपोर्ट एंड कनेक्शन। मडी ने लिखा था कि इंसान सामाजिक प्राणी है। अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने और नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलने के लिए दूसरों से जुड़ना बहुत जरूरी है। दोस्त, परिवार या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का सहारा लेना हमारी मानसिक सेहत को मजबूत बना सकता है। अभिषेक ने किताब पढ़ना जारी रखा और उसे महसूस हुआ कि यह लेसन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। अभिषेक को एहसास हुआ कि वो हमेशा से अपने इमोशंस को खुद तक ही रखता था। उसे ऐसा लगता था कि दूसरों से अपनी परेशानियां शेयर करना कमजोरी दिखाने जैसा है। लेकिन मैडी ने लिखा था कि अपनी समस्याओं को साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। उसने सोचा, क्या मैंने कभी खुलकर किसी से बात की है? शायद नहीं। हमेशा खुद ही सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता हूं। उसने ये भी महसूस किया कि जब वो दूसरों से दूर रहता है तो नेगेटिव थॉट्स उसे और ज्यादा घेर लेते हैं। अभिषेक ने सबसे पहले अपने कॉलेज के सबसे करीबी दोस्त अमित को फोन किया। अमित वही था जिसने हमेशा अभिषेक को मस्ती भरे पलों में साथ दिया था। लेकिन काम और जिंदगी की भागदौड़ में दोनों की बातें कम हो गई थीं। क्या हाल है अमित? अभिषेक ने कुछ झिझकते हुए पूछा। यार तूने तो जैसे मुझे भूल ही गया, अमित ने मजाक करते हुए कहा। अभिषेक ने धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी शुरू की। अमित, मुझे लगता है कि मैं अंदर से बहुत अकेला महसूस करता हूं और कभी कभी मेरी सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है। अमित ने कहा, यार तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू जब भी कुछ कहना चाहे मुझे कॉल कर सकता है। उस बातचीत के बाद अभिषेक को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि सिर्फ अपने मन की बात कह देने भर से उसका बोझ हल्का हो गया था। इसके बाद अभिषेक ने अपने परिवार से भी खुलकर बात करने का फैसला किया। वो अपनी मम्मी के पास गया जो हमेशा उसे छोटे छोटे कामों के लिए टोकती रहती थी। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अभिषेक ने कहा। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? अभिषेक ने उन्हें बताया कि कैसे वो खुद से लड़ने की कोशिश कर रहा था और कैसे वो हमेशा खुद को ही गलत ठहराता था। उसकी मम्मी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू मेरा बेटा है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुझे अपनी परेशानियों को अकेले सुलझाने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद अभिषेक और उसकी मम्मी के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने साथ में ज्यादा समय बिताना शुरू किया, कभी किचन में मदद करते हुए तो कभी शाम की चाय पर बातें करते हुए। अभिषेक को एहसास हुआ कि उसके पास हमेशा से एक सपोर्ट सिस्टम था, बस उसने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। मैडी ने किताब में लिखा था
कि अगर आप महसूस करते हैं कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेना जरूरी है। अभिषेक ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने एक थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक किया। शुरू में उसे कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह फैसला उसकी भलाई के लिए है। थेरेपिस्ट के साथ पहली मीटिंग में अभिषेक ने अपने इमोशंस को खुलकर शेयर किया। उसने बताया कि कैसे वो खुद को बार बार जज करता है और कैसे वो नेगेटिव थॉट्स से जूझता है। थेरेपिस्ट ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे एक नई परिप्रेक्ष्य दिया। थेरेपिस्ट ने कहा, लेकिन तुमने उन्हें पहचानने और उनसे लड़ने की जो कोशिश की है वो सराहनीय है। तुम्हें अपने लिए गर्व महसूस करना चाहिए। साथ ही खुद को दूसरों से जुड़ने का मौका देना भी जरूरी है। थेरेपी के कुछ सेशंस के बाद अभिषेक को महसूस हुआ कि उसे अपनी परेशानियों से निपटने के लिए एक नई ताकत मिल गई है। बिल्डिंग न्यू कनेक्शंस। अभिषेक ने केवल पुराने रिश्तों को मजबूत करने पर ही नहीं बल्कि नए कनेक्शंस बनाने पर भी ध्यान दिया। उसने ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत शुरू की। पहले वो लंच ब्रेक में हमेशा अकेला बैठता था, लेकिन अब उसने ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके सहकर्मी भी अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे थे। उनके साथ बातें करके उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। सभी लोग किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी का सामना कर रहे थे और बातचीत ने उन सबको बेहतर महसूस कराया। द पावर ऑफ कनेक्शन। अभिषेक को अब समझ आ गया था कि सपोर्ट और कनेक्शन का कितना बड़ा असर हो सकता है। जब भी उसे कोई मुश्किल महसूस होती तो वो अपने दोस्तों या परिवार से बात करता। उसने अपने सहकर्मियों को भी एनकरेज किया कि वो खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करें। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम की मीटिंग चल रही थी। अचानक एक जूनियर ने कहा, मुझे लगता है कि मैं ये टास्क नहीं कर पाऊंगा। अभिषेक ने उसे प्रोत्साहित किया, तुम कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे मदद मांगो, हम सब एक टीम है। जूनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर, मुझे अब कुछ अच्छा लग रहा है। अभिषेक ने महसूस किया कि कनेक्शंस न सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग को कम करते हैं बल्कि हमें एक दूसरे की मदद करने का मौका भी देते हैं। उसने किताब का ये लेसन पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। अब अभिषेक अपनी डायरी में लिखता, 1, मैंने आज अमित से बात की और मुझे बहुत सुकून मिला। 2, ऑफिस में सहकर्मियों के साथ लंच करके मजा आया। 3, मैंने अपने जूनियर को प्रोत्साहित किया और मुझे अच्छा महसूस हुआ। हर दिन वो नए कनेक्शंस बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देता। उसे अब यकीन था कि सपोर्ट सिस्टम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभिषेक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने किताब का आखिरी चैप्टर खोलने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि उसकी जर्नी में और क्या बदलाव आ सकता है। उसने खुद से कहा, मैं इन सीख रहा हूं और ये सफर अभी बाकी है। अभिषेक अब अपनी जिंदगी में एक संतुलन महसूस करने लगा था। उसने किताब के हर लेसन को अपने अंदर उतारा था और उसकी सोचने समझने की क्षमता में गजब का बदलाव आया था। जहां पहले वो अकेलापन महसूस करता था, अब उसे दूसरों से जुड़ने में खुशी मिलती थी। उसने सीखा था कि नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर, चुनौती देकर और उन्हें पॉजिटिविटी में बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि यह सफर अकेले तय नहीं किया जा सकता। एक दिन उसने अपने ऑफिस के बाद अपने दोस्तों और परिवार को एक साथ बुलाया। वो चाहता था कि वो अपनी जर्नी के बारे में उन सबको बताए। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो अभिषेक ने कहा, आप सबने मेरी जिंदगी में जो भूमिका निभाई है उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। पहले मुझे लगता था कि अपनी परेशानियों से अकेले निपटना मेरी ताकत है, लेकिन मैंने सीखा है कि असली ताकत दूसरों से जुड़ने में है। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए अनमोल है। उसने किताब के कुछ लेसन साझा की और बताया कि उसने हर मुश्किल पर कैसे काबू पाया। अमित ने कहा, यार तेरी बात सुनकर मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। शायद मैं भी अपनी परेशानियों को दूसरों से छिपाता हूं। अब से मैं भी खुलकर बात करने की कोशिश करूंगा। उसकी मम्मी ने कहा, अभिषेक मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि हमें भी ये सिखाया कि एक दूसरे से जुड़ना कितना जरूरी है। अभिषेक ने अपनी डायरी में उस दिन लिखा, आज मैंने महसूस किया कि मेरी जर्नी का असली मकसद सिर्फ अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना नहीं था। इसका मकसद दूसरों को भी समझना और उनसे जुड़ना था।
जिंदगी में खुशी अकेले हासिल नहीं होती, वो मिलती है जब आप दूसरों के साथ इसे शेयर करते हैं। कुछ हफ्तों बाद अभिषेक ने अपनी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारी मानसिक सेहत को बेहतर बनाने का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना ही असली जीत है। उसने किताब को बंद किया, एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये तो बस एक नई शुरुआत है। अभिषेक की जिंदगी अब एक मिशन बन गई थी, खुद को और दूसरों को नेगेटिविटी से बाहर निकालने में मदद करना। उसने दूसरों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनने की ठानी और अपनी कहानी को एक प्रेरणा के रूप में देखा। उसकी जर्नी ने उसे सिखाया था कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक अच्छी सोच और सही सपोर्ट से सब कुछ मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।